नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में। जिन स्टेट्स में चुनाव हुए उसमें केरल में हमारे गठबंधन ने, कांग्रेस के गठबंधन ने, यूडीएफ ने भारी बहुमत के साथ में वहां पर सत्ता मिली है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वहां पर वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव प्रियंका गांधी जी, और राजस्थान से भी विशेष ऑब्जर्वर हमारे सचिन पायलट जी वहां पर लगाए गए थे। तमाम लोगों ने वहां पर जाकर के मेहनत की और वहां पर 10 साल बाद में पुनः कांग्रेस को सत्ता मिली है। निश्चित रूप से इस देश में इस समय, मौजूदा समय में, जब केंद्र की सरकार एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी कर रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, धनबल का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन उनके साथ में मिला हुआ है, सबके बावजूद केरल में कांग्रेस का बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सत्ता में आना, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की जीत है। वहां के लोगों ने दिलेरी के साथ में कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद किया और 10 साल के जो लेफ्ट के सरकार थी उससे उनको छुटकारा मिला। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए, हालांकि वहां पर कांग्रेस ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है उसके ऊपर हमें सबको चर्चा करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है सरकार के संसाधनों और संस्थाओं के दुरुपयोग से। एसआईआर के माध्यम से आपने देखा होगा कि महासाजिश की गई, 1,36,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए, 30 लाख के लगभग लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया, अपील का पूरा समय नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक इस तरीके से पैरवी की गई सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से कि कह दिया आपकी बार एक बार नहीं दोगे तो क्या अगली बार दे दोगे। ये बात भी आप सबके सामने, हमारे सबके सामने आई है और निर्णयाधीन श्रेणी में डाल दिया। ये कौन सी श्रेणी होती है भाई? क्या अब सुप्रीम कोर्ट उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर ये जो नाम निर्णयाधीन कैटेगरी में डाल करके और उसके अगर जीत का अंतर इससे कम है तो क्या वहां पर इन लोगों को दोबारा वोट का अधिकार मिलेगा? क्या वहां पर दोबारा चुनाव होंगे? 438 अधिकारियों को वहां पर चेंज किया गया चलते चुनाव में। क्या वो सारे टीएमसी के इशारे के ऊपर नाच रहे थे? तो फिर आपके वहां पर जहां बीजेपी का शासन होता है, क्या वहां पर चुनाव आयोग ने कभी भी एक भी अधिकारी को चेंज किया है क्या? यहां चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो जाए, डीजीपी भी चेंज हो रहा है, कलेक्टर भी हो रहे हैं, एसपी भी हो रहे हैं। चलते चुनाव में जो डिप्टी जो डीजीपी है, शांतनु कुमार क्या नाम है, उनके यहाँ ईडी की रेड डाली गई है चलते चुनाव में 2 दिन पहले, काउंटिंग से पहले। जो वहां पर आईपेक कंपनी जो उनका इवेंट मैनेजमेंट और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखती थी, उसका पूरा रिकॉर्ड ले लिया गया, उनके लोगों को जेल में डाल दिया गया, पूरा डाटा लेकर के उसका दुरुपयोग किया गया, पता लगा लिया कि कहाँ कौन बंदा किस में दम है, कौन किस तरीके का आदमी है, किसके पास कितने वोट है, कौन वहां पर एजेंट नियुक्त होगा, वो सारा का सारा डाटा ले लिया गया। और जिस प्रकार से धनबल का दुरुपयोग किया गया,
मैं समझता हूं कि एसआईआर, संस्थाओं का दुरुपयोग, शस्त्र बल 2,30,000 के लगभग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीआरपीएफ के जवान। अब आप देख सकते हो कि कहीं और दूसरी जगह हुआ ऐसा काम? क्या दूसरे किसी स्टेट में बीजेपी का शासन और वहां पर इन्होंने किया है? तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से लोकतंत्र की लूट हुई है, वोटों की चोरी हुई है और ये सत्ता लूटी गई है। हम तो ममता जी के साथ भी नहीं थे, तो बीजेपी के साथ भी नहीं थे, हमारा इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, हमारे वहां पर ज्यादा कोई था नहीं। चलो कोई बात नहीं, 2 सीटें आई, लेकिन ये देश के लिए कितना खतरनाक है ये बात समझनी पड़ेगी। और यहाँ मुख्यमंत्री जी वो क्या झालापूड़ी खा रहे हैं, झालीपूड़ी, क्या नाम है उसका, झालपूड़ी। अरे आपका क्या योगदान है? एक दिन मोदी जी की सत्ता हट जाने दो, उसके बाद में झालपूड़ी याद ही नहीं आएगी आपको। तो सवाल ये है कि किस प्रकार से लोग बाग ये नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। वोटों को डालने ही नहीं दिया गया। आसाम में देखो आप,